नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिन भर आप अनेकों खबरें देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खबरें अहम होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं और गर्मा गर्म होती हैं। इसीलिए ये बुलेटिन ऐसी ही खबरों के लिए है। आप देखते रहिए, खबरें गर्म हैं। उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने देशवासियों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको देवत्व और विकास दोनों का अनुभव एक साथ होता है और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है। मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा एक संकल्प है कि आने वाले कुछ समय में इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का काम तेजी से पूरा हो जाएगा। पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों, गांव, कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हुए हैं। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, उसे हर भारतीय एक दायित्व के रूप में ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत की और इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यहां हजारों की संख्या में देश भर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम में आकर 30 साल खुद की उम्र कम महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आज यहां राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कितना गौरव महसूस कर रहा हूं, ये मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। और मैं आज जब आप लोगों के सामने हूं, तब मैं कहना चाहता हूं, मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा ये शायद ही कोई संगठन कर सकता है और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। छात्र युवा होते हैं, जोश से पूर्ण होते हैं, कई बार पथ भ्रष्ट रास्ता भटकने की संभावनाएं होती है, मगर विद्यार्थी परिषद की संगठन की व्यवस्था इतनी मजबूत और चौक चौबंद रही, ना विद्यार्थी परिषद 75 साल में रास्ता भटका, ना सरकारों को रास्ता भटकने दिया, ना समाज को रास्ता भटकने। उन्होंने कहा कि ये अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी शुरुआत राजकोट अधिवेशन में पंडाल के अंत में बैठकर हुई है और वो आज मुख्य अतिथि बनकर यहाँ खड़ा है।
उन्होंने यहाँ कहा कि अब भारत का समय आ गया है, दुनिया हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। एबीवीपी कार्यकर्ता ये संकल्प ले कि 2047 में भारत सर्वप्रथम होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी कई पीढ़ियां आजादी के संघर्ष में खप गईं। उनके सपनों का भारत बनाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। युवा देश की रीढ़ होते हैं। आज स्वर्णिम भविष्य युवाओं की राह देख रहा है। घपले घोटाले की जगह नई नीतियां ले रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया है। अब लाल चौक पर तिरंगा फहराने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना पिछले 10 साल में पीएम मोदी की सरकार के कारण हुई है। तो वहीं एबीवीपी का रास्ता ज्ञान, शील, संकल्प का है और उसी रास्ते पर चलना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, लेकिन अभी तक सीएम चेहरे को लेकर के सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। इसीलिए बीजेपी ने कुछ पर्यवेक्षक इन राज्यों में भेजे हैं। अब जल्द ही सस्पेंस भी खत्म होगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये पर्यवेक्षक ही हर राज्य में वहां के विधायकों से बात करके सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं विनोद तावड़े और सरोज पांडे को उनका सहायक सर्वेक्षक बना दिया गया है। ये पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में शनिवार को विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुबह पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करके कल शाम तक सीएम पद के नाम का ऐलान कर देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को चुनने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को भी उनके साथ भेजा गया है। पर्यवेक्षक बनाए जाने पर दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि कल विधायक दल की मीटिंग होगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने भी बताया है कि तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित विधायकों की बैठकों के लिए संबंधित राज्यों की यात्रा करेंगे, जहां भविष्य के मुख्यमंत्रियों के नाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पसंद पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया और पार्टी तीनों मुख्यमंत्रियों को चुनने में सामाजिक, क्षेत्रीय, शासन और संगठनात्मक हितों को ध्यान में रखेगी। तीनों राज्यों के नेता गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इस तरह की बैठकें नियमित होती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कई नेता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं। केवल 3 मुख्यमंत्री हो सकते हैं, किसी को भी इसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संभावितों में वो सांसद भी शामिल हैं जिन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया है और शिष्टाचार के तौर पर राष्ट्रीय नेताओं से मिल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम चुनना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच लगातार बातचीत हो रही है। फिलहाल पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां जो है वो की गई हैं। ये पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में जाएंगे, वहां के कार्यकर्ताओं और जीते हुए विधायकों की नब्ज को टटोलने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही मंथन के बाद इन तीनों राज्यों के सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा। और लोकसभा से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। इसे लेकर के विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। सदन में जोरदार हंगामे के बीच आखिरकार शुक्रवार को लोकसभा में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया और प्रस्ताव पास होने के साथ ही महुआ की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। इससे पहले लोकसभा में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to torpedo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book.
विपक्ष ने इस प्रस्ताव को लेकर 3 गंभीर सवाल उठाए, जिनका बीजेपी ने एक एक करके जवाब दिया। दरअसल विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि आखिर प्रस्ताव पास करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। आज ही 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है और 2 बजे इस पर चर्चा शुरू कर दी गई। इस पर महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा कि उन्होंने इन 2 घंटों में पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह महुआ ने अपनी संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और को दे दिया, इसलिए प्रस्ताव पर चर्चा एकदम ठीक समय पर की जा रही है। विपक्ष की तरफ से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ये सवाल किया कि आखिर जिस शख्स पर आरोप लगे हैं उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। इस पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कैश फॉर क्वेरी के ही एक मामले में साल 2005 में 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था। उस समय भी किसी सांसद को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और जल्दबाजी में उसी दिन सभी पर कार्रवाई कर दी गई। तीसरा सवाल विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने किया। उन्होंने पूछा कि अगर इस मुद्दे पर आज चर्चा की जानी थी और प्रस्ताव आना था तो राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी के सांसदों को 3 लाइन का व्हिप क्यों जारी किया। मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी अदालत के जज को कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये संसद है, कोई अदालत नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन को अदालत कहकर संबोधित न किया जाए। लोकसभा में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को खत्म किया गया है। इसे लेकर के विपक्ष ने कई गंभीर सवाल जो है वो सदन में उठाए और काफी हंगामा इस दौरान देखने को मिला, क्योंकि संसद में चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महुआ पर जो रिपोर्ट आई है उसमें 106 पेज हैं, अनेक्सर मिलाकर के 495 पेज हैं और कोई इंसान इतनी जल्दी यानी 2 घंटे में इतनी बड़ी रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकता है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ये मांग की है कि इस पर चर्चा के लिए कम से कम 3 से 4 दिन की मोहलत दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन्हें बोलने का मौका भी मिलना चाहिए। राजस्थान में चुनावी परिणाम सामने आए, जिसे लेकर के एक तरफ जहां हरियाणा बीजेपी काफी उत्साहित है क्योंकि बीजेपी की जीत वहां पर हुई है, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसे लेकर के खुशी जताई है, क्योंकि हरियाणा के साथ लगती हुई राजस्थान की कई सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है और इसी के दम पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। हाल ही में हुए 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। इस बीच अपने एक बयान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के साथ लगते राजस्थान में 34 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और ये साफ इंडिकेशन है कि आने वाले इलेक्शन में हरियाणा में क्या होगा, जिसका पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 3 प्रदेश में कांग्रेस का सब कुछ बह गया। ये लोग बहते हुए पानी में अब टुकड़े ढूंढ रहे हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन्हें जड़ से निकाल फेंका है। हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। 34 सीटें हैं जो साथ साथ हमारे जिले लगते हैं और जयपुर से उस तक तो कोई तकरीबन 60 सीट है, लेकिन 34 में से 29 जो है कांग्रेस जीती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या नतीजा आने वाला है। सब कुछ बह गया कांग्रेस का 3 प्रदेशों में। अब बहते हुए पानी में ये टुकड़े ढूंढ रहे हैं। इनको बहता हुआ नजर नहीं आ रहा सारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। प्रदेश के 7 जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नुहू की सीमा राजस्थान से लगती है। अगले साल अक्टूबर में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि हुड्डा के दावों में कितना असर होता है। हरियाणा के 7 जिलों नुहू, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की सीमा पड़ोसी राज्य राजस्थान से लगती है। करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर हरियाणा का सीधा प्रभाव माना भी जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। ओवरऑल पार्टी का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। वोट प्रतिशत बेशक अधिक रहा, लेकिन सीटों का अंतर काफी बढ़ गया।
हरियाणा से सटी राजस्थान की सीटों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा माना जा रहा है। हरियाणा से जयपुर तक हरियाणा की सीमा से लगती हुई करीब 69 सीटों में से कांग्रेस ने करीब 50 सीटों पर जीत हासिल की है और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दावा किया है। हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तरह से विपक्ष के सवालों का सामना कैसे करना है उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। और इसी बीच कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। हरियाणा में 15 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। जहां कांग्रेस ने सत्र को लेकर रणनीति तैयार कर ली है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी में है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सवाल उठाए। वहीं शीतकालीन सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। वहीं विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि सरकार द्वारा सत्र में पूरा समय नहीं दिया जाता। इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों से ज्यादा समय हमारी सरकार ने सदन में दिया है। हर सदस्य अपनी बात रखता है। देखिए, तो हर सेशन की तरह इस बार भी जो भी सवाल उनके आएंगे तो वो मंत्री उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चन आवर जो होता है, उसके अलावा भी जो मुद्दे उठते हैं उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर बात का जवाब जब समाप्त करते हैं तो उसमें सारे में देते हैं और अब की बार भी उसी प्रकार से सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास इस तरह के एक भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें जिसको बोलने का टाइम ना मिले, और हमने उसको टाइम दिया। मैं दावे के साथ कह रहा कि आज तक जितने भी सरकारें रही उनके टाइम में हौसला कभी भी किसी सरकार ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि हर मेंबर बोल ले और उसको टाइम मिलना चाहिए। और जहां तक टाइम की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकारों में जितना टाइम था उससे 1.5 गुना से ज्यादा टाइम हम हाउसलर रहे। जहां पहले बजट सेशन के अलावा जो दूसरा 12 सेशन बुलाया था वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती, लेकिन जब ये सरकार बनी तभी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि हम हाउस को साल में 3 बार चलाएंगे, 2 बार की बजाय 3 बार चलाएंगे। सत्र को लेकर दोनों ही तरफ से अपनी अपनी तैयारी है। जहां विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति फाइनल की है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में 15 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सत्र को लेकर के दोनों ही तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर के रणनीति फाइनल की है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए अब सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर भी नजर आ रहा है। प्रदेश में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के प्रदेश का महिला आयोग जो है वो काफी सतर्क नजर आ रहा है और इसीलिए एक बड़ी उच्च स्तरीय जो बैठक है वो महिला आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के चर्चा इस दौरान की गई। चंडीगढ़ में छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर हरियाणा निवास पर हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जींद में छात्राओं के साथ उत्पीड़न मामले और ओपी जिंदल की छात्राओं के मुद्दे पर 47 यूनिवर्सिटी प्राइवेट और सरकारी के वाइस चांसलर रजिस्ट्रारों के साथ मंथन हुआ है। बैठक के बाद रेणु भाटिया ने बैठक के बारे में जानकारी भी दी। दिनों जींद में एक हादसा हुआ जिसके लिए लड़कियों ने शिकायत की, तो हमने उस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करी। उस कार्रवाई को देखते हुए जिंदल यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं ने मुझे ट्वीट किया, सहयोग मांगा। उस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने सारे वाइस चांसलर्स को आज बुलाया कि एक यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है वो कहीं और ना हो जाए, कोई यूनिवर्सिटी को दोबारा मिसगाइड ना करे, इस बात को हमने ध्यान में रखा। रेणु भाटिया ने बताया कि जींद का विषय काफी गंभीर है और इस मामले में प्रिंसिपल को अरेस्ट भी करवाया गया है। महिला आयोग हर तरह से बेटियों के साथ है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग
सख्त नजर आ रहा है और छेड़छाड़ के मामलों को रोकने के लिए ही हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने छात्राओं और महिलाओं को आयोग से किसी भी वक्त संपर्क करने की बात कही और कहा कि हर राज्य महिला आयोग महिलाओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की, क्योंकि G7 ने रूस को एक बड़ा झटका दिया है, जिसे लेकर के अब भारत भी चिंतित नजर आ रहा है। यूक्रेन के युद्ध के कारण आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस पर G7 देशों ने एक और प्रहार किया है। रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के मकसद से G7 देशों ने रूसी कच्चे हीरो पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। रिपोर्ट के मुताबिक G7 देशों ने 1 जनवरी 2024 से रूसी मूल के कच्चे और प्रोसेस्ड हीरो के सीधे आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नए प्रतिबंधों के मुताबिक रूसी हीरो का सत्यापन ट्रेसेबिलिटी आधारित पर होगा। इसके तहत हीरे को खनन के समय से लेकर सप्लाई चेन और ग्राहक तक ट्रैक किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हीरा रूस का नहीं है। भारत के जेम एंड ज्वेलर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने G7 देशों के इस फैसले पर चिंता जताई। काउंसिल ने आग्रह किया है कि समय सीमा को और आगे बढ़ाया जाए। 2 महीने पहले ही G7 देशों के प्रतिनिधि हीरा व्यापार और विनिर्माण व्यापार को समझने के लिए सूरत और मुंबई आए थे। G7 देशों के इस फैसले से भारत के व्यापारी इसलिए चिंतित हैं, क्योंकि दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में होती है। इन हीरो में रूसी हीरे भी शामिल हैं। भारत रूस के अल्रोसा से हीरे आयात करता है। दुनिया के कुल हीरो की लगभग 30% हीरे का उत्पादन अल्रोसा में होता है। आयातित हीरो को प्रोसेस्ड कर भारतीय डायमंड कंपनियां G7 देशों को निर्यात करती हैं। रूसी हीरो पर प्रतिबंध लगाने से भारत के 10 लाख लोगों के रोजगार पर तलवार लटक सकती है। हालांकि G7 देशों का यह निर्णय चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन भारत रत्न और आभूषण बाजार के लिए यह चिंता का विषय है। ऐसे प्रतिबंधों और उसके इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए G7 देशों से बातचीत की जा रही है। प्रतिबंधों के लिए तय समय सीमा पर आपत्ति भी जताई गई है। आभूषण उद्योग की विविधता को भारत के नजरिए से ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि तय समय सीमा में और अधिक लचीलापन होना चाहिए। ग्रुप ऑफ 7 ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए यह कहा है कि 1 जनवरी 2024 से रूस में खनन, प्रोसेस्ड या फिर प्रोड्यूस गैर औद्योगिक हीरो पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और इसके बाद किसी अन्य देश में रूसी प्रोसेस्ड हीरो पर फेज वाइज प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका लक्ष्य 1 मार्च 2024 है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो हमने आपको दिखाई हैं और खबर गर्म है में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।